हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस की जो लास्ट 2 वीडियो थी, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा था, शिक्षा नीति कौन कौन सी होती है और उनमें क्या क्या हमें सुविधाएं दी गई हैं। और सेकंड चैप्टर में हमें शिक्षा नीति में होने वाले या फिर कोई भी हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, हमें किस चीज़ की कैसे हमें अपनी योजनाएँ बनानी पड़ती है, उस चीज़ के बारे में हमने अपने फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। एंड थर्ड चैप्टर है हमारा, ये हमारा 4th सेमेस्टर के एनईपी के डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, माइनर का पेपर है ये। और इसमें हम अपनी सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर को करेंगे। हमारी सेकेंड यूनिट है कि भारत में विद्यालय शिक्षा। इसका थर्ड चैप्टर है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम कोठारी आयोग क्यों पड़ा था, किस कारण से इसका नाम हमने कोठारी आयोग रखा था, ये कब से स्टार्ट हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ था, इस चैप्टर में हम पूरा इसके बारे में ही पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर कोई हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो आने वाली अपकमिंग वीडियोस की अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब से स्टार्ट हुआ था? 1964 से 1966। 1964 से 1966। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं एक बार। जो कोठारी आयोग है ये भारत में शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए 1964 में सरकार द्वारा गठित एक शिक्षा आयोग था। जो कोठारी आयोग था ना, वो हमारी सरकार ने 1964 में लागू किया था, एक शिक्षा आयोग बनाया था इसको। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था, भारत में शिक्षा की जो गुणवत्ता है ना उसको सुधारने के लिए हमने शिक्षा नीति बनाई थी। भारत में नई नई सुविधाएं लाने के लिए, बच्चों को जो पढ़ाने के जो तरीके हैं उसके लिए हमने नीतियाँ बनाई थी, ताकि बच्चों को जो पढ़ाई करने का तरीका है उसमें सुधार आ सके। तो कोठारी आयोग का यही काम था कि जो भारत में जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है ना उसको और सुधारा जा सके। जैसे हमने पहले क्या किया था, पहले 3rd ईयर की डिग्री होती थी भी कॉलेज में। कोई भी ग्रेजुएशन आप करते हो आपको 3 साल की डिग्री करनी होती है, लेकिन जो अब एनईपी 2020 में जो आया है उसमें आप फर्स्ट ईयर करते हो, सर्टिफिकेट मिलता है, सेकंड ईयर डिप्लोमा मिलता है, 3rd ईयर डिग्री मिलती है और 4th ईयर आपको एडवांस डिग्री मिलती है। इसमें आपको अगर एमए करना है तो ये 4th ईयर में आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपको एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं ताकि जो आपकी एजुकेशन अपडेट्स हैं उसमें चेंजेस आते रहें, आपकी जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है ना उसमें सुधार होता रहे। तो कोठारी आयोग में यही था, ये 1964 में स्टार्ट हुआ था। इसकी अपडेट याद रख लेना, 1964 से 1966 के बीच में इसने शिक्षा की जो गुणवत्ता है ना उसमें सुधार लाया और सभी के लिए समान अवसर प्राप्त किए। मतलब शिक्षा का जो अधिकार है सभी बच्चों को नहीं मिल पाता था, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं उसमें हर कोई पार्ट नहीं ले सकता था। जो गरीब बच्चे होते हैं, जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें उन्होंने सुधार किया और सभी के लिए समान अवसर भी इन लोगों ने प्राप्त किए। सरकार ने हमारी ये डिसीजन लिया था। और क्या इसमें जो आयोग की जो अध्यक्षता थी ना, तो जो कोठारी आयोग है उसकी अध्यक्षता कौन थी? डॉक्टर देना कोठारी। नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। आप अगर कोठारी आयोग के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो कोठारी आयोग की जो अध्यक्ष थी डॉक्टर देना कोठारी ने की थी, इसलिए इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। और इस आयोग की जो सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनाई गई थी। मतलब पहले जो कोठारी आयोग वो चला था, उसके बाद ही जो हमारी पहली शिक्षा नीति बनी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में ये बनाई गई थी। इनकी सिफारिश के बाद ही बनाई गई थी। ये हमारी पहली शिक्षा नीति थी। इसके आधार पे ही सबको समान शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया था। नई नई शिक्षा नीति इसमें लागू की गई थी, सबको समान अवसर दिया था पढ़ाई करने के लिए। तो इस आयोग ने क्या किया था? इस आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास का इन्होंने एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसको बना दिया था। कोठारी आयोग का अवलोकन, इसके ओवरव्यू के बारे में, जो कोठारी कमीशन है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो क्या है इसमें कि जो आयोग है ना, इसने स्कूल और उच्च शिक्षा देने को मजबूत करने के लिए इसके सुझाव दिए थे। उच्च शिक्षा मतलब ये जो ग्रेजुएशन हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कॉलेज वगैरह, इसको उच्च शिक्षा बोलते हैं। तो जो स्कूल है उसको उच्च शिक्षा देने के लिए उन्होंने मजबूत करने के लिए उनको सुझाव दिए थे इस आयोग ने। कोठारी आयोग का यही काम था कि जो स्कूल और कॉलेज वगैरह हैं इसमें नई नई शिक्षा नीति है इसमें अपनाई जाए, ताकि जो स्कूल और कॉलेजों की पढ़ाई है उसमें ग्रोथ होती रहे।
तो इसकी रिपोर्ट में शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य और समान बनाने की बात की गई थी। तो इसकी रिपोर्ट में यही बताया गया था कि सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाया जाए, जो गरीब हो या वंचित वर्ग के बच्चे हों, सभी को शिक्षा करने का अधिकार है। ये हमारे मौलिक अधिकार में है कि देश के सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो शिक्षा का अधिकार है ये कुछ टाइम बाद हमारे मौलिक अधिकारों में ऐड हो गया था। आगे देखते हैं कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई को बढ़ावा देने और शिक्षकों के प्रशिक्षण सुधारने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर उन्होंने ध्यान दिया था। इस आयोग ने क्या किया था, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई है, जैसे पहले के टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने अब कुछ नियम लागू किए, अपनी कार्यनीति में उसमें बढ़ोतरी की, तो इससे जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई को ना आगे बढ़ावा दिया। पहले कंप्यूटर नहीं सिखाते थे स्कूलों में एडिशनल कोर्स नहीं सिखाते थे, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो इसमें एडिशनल कोर्स भी बताते हैं। वो कोर्स तो सिखाते हैं साथ में, लेकिन एडिशनल कोर्स भी दिखाते हैं। तो उन्होंने अपने शिक्षा प्रशिक्षण में ये नए सुधार किए कि इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया है, और इन्होंने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया है। जो राष्ट्रीय एकता है उसको और मजबूत करने पर भी ध्यान दिया है। आयोग ने 10+2+3 प्रणाली है ना, इसकी सिफारिश की है, जो आज भी लागू है। और जो ऐतिहासिक इसका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। जो ब्रिटिश शासन में शिक्षा प्रणाली है ना जो कमज़ोर थी। ब्रिटिश शासन के दौरान ना बहुत कम ही लोग अनएजुकेटेड, सबसे ज़्यादा जो एजुकेटेड थे वो ब्रिटिश शासन के लोग ही थे, और आम लोगों तक अच्छी शिक्षा भी नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि वो इन्हें इतना करने ही नहीं देते थे कि वो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। उस समय तो ज़्यादा पुरुष ही शिक्षित होते थे, महिलाओं को भी उस टाइम में शिक्षित होने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आज़ादी के बाद सरकार ने शिक्षा को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। आज़ादी जब हम ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो गए, हमें 1947 में उनसे आज़ादी मिली थी, उसके बाद से सरकार ने इसको सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए थे, लेकिन फिर भी इसकी जो गुणवत्ता और समानता में ना कमी आ रही थी। उस टाइम शिक्षा आज़ाद होने के बाद भी पुरुष स्कूल की जो कमियां थी, स्कूल वगैरह कम थे, तो लोग ठीक से शिक्षित नहीं हो पा रहे थे। महिलाओं को शिक्षित होने का अधिकार नहीं था, उनको घर की 4 दीवारों के अंदर ही सीमित रखा जाता था। तो उनकी जो सरकार को शिक्षा सुधारने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए थे, लेकिन फिर भी उसमें कमी आती जा रही थी। तो इसके लिए सरकार आगे से आगे कुछ नए नियम बना रही थी, कदम उठा रही थी। जगह जगह हर गांव में एक ना एक स्कूल तो वो बनवा रही थी। ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने सुधार किया। अब अगर आप देखोगे तो किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, तो 3-4 स्कूल तो मोस्टली होते ही हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, हमें ऐसा अगर आप गांव की बात करो तो हमें दूसरे गांव जाना पड़ता था अपनी पढ़ाई करने के लिए, या शहर जाना पड़ता था हमें पढ़ाई करने के लिए। पहले ये चलता था, लेकिन अब के टाइम में देखोगे तो हर जगह शिक्षा का अब अगर आप देखोगे तो पहले के टाइम से हमें शिक्षा का अधिकार भी मिला हुआ है, और हम अच्छे से एजुकेटेड भी हो रहे हैं, हमें शिक्षा मिल भी रही है। कोठारी आयोग ने हमें इसमें यही बताया है कि कैसे कैसे सरकार ने अपनी नीतियों में प्रबंधन किया, उसमें सुधार किया, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी सुधार लेकर आए। जो पहले वो कमज़ोर और समानता रूप से थी, वो अब सबके लिए समान हो गई है। चाहे गरीब बच्चों या अमीर बच्चों, किसी में भेदभाव नहीं किया जाता, सबको समान तरीके से पढ़ाया जाता है। तो 1960 के दशक तक भारत में शिक्षा व्यवस्था में कई समस्याएं आई थी। अब कौन कौन सी समस्याएं आई थी? साक्षरता दर क्या होती है, ये मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था। हाँ, तो चलिए, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कमेंट बॉक्स में कि मुझे साक्षरता दर क्या होती है, इसके बारे में बताना है। तो इस वीडियो में बताती हूँ कि साक्षरता दर क्या होती है। तो किसी तय आबादी जो होती है आयु वर्ग की, उसमें से हमें ये पता करना होता है साक्षरता दर में कि कितने लोग पढ़ और लिख सकते हैं। ये साक्षरता दर होती है, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है साक्षरता दर। तो क्या हुआ था, साक्षरता दर में बहुत कमी आई थी। शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो कमज़ोर हो गई थी। गरीबी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बहुत सीमित नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि पहले के टाइम में हो सकता था कि गाँव में हर गाँव में स्कूल वगैरह नहीं होते थे, हमें दूसरी जगह जाना पड़ता था, या शहर जाके हमें अपनी पढ़ाई को पूरा करना पड़ता था। तो पहले गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधा इतनी सीमित तरीके से नहीं थी। कई स्कूल दूसरे गांव में होते थे, या हमें शहर जाके अपनी पढ़ाई को पूरा करना पड़ता था। आगे देखते हैं कि इन समस्याओं को हल करने के लिए 1964 में कोठारी आयोग गठित किया गया था। कब किया था? 1964 में कोठारी आयोग।
तो कोठारी आयोग की पृष्ठभूमि क्या थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए इस आयोग का गठन किया था और ये आयोग 17 सदस्यों का था। ये आयोग 17 सदस्यों का था जिसमें भारतीय और विदेशी विशेषज्ञ भी शामिल थे। अगर कोठारी आयोग के बारे में अगर पूछता है तो आप ये पॉइंट्स ले सकते हो कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए इसका गठन किया गया था। जो हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसको तैयार करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो भारत सरकार ने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सबसे पहला मेन पॉइंट यही है कि इस आयोग का गठन हमने इसलिए किया था, जो भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, इसको तैयार करने के लिए किया था। और इसमें 17 सदस्य थे, इसमें से भारतीय और विदेशी विशेषज्ञ भी इसके अंदर शामिल थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस आयोग ने 2 साल तक भारत के विभिन्न हिस्सों का इसने दौरा किया था और शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा विशेषज्ञों से बातचीत भी की थी हमारे हमारा शिक्षा प्रणाली है उसको सुधार करने के लिए। तो 1966 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए 23 प्रमुख सिफारिश भी इन्होंने दी थी। अब इसमें पूछते हैं कोठारी आयोग क्या था, इसका नाम कोठारी आयोग क्यों पड़ा और इसके बारे में बताइए। इसके अंदर में क्या क्या समस्याएं आई थी, तो आप बता सकते हो। साक्षरता दर की समस्या आई थी बहुत। साक्षरता दर क्या होता है कि जो किसी भी आयु वर्ग में कितने लोग इस बात की जो काउंटेशन करते हैं कि कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, इसकी कमी आई थी। और गरीब जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें जो शिक्षा की जो सुविधाएं हैं बहुत एक सीमित तरीके से थी, हर जगह सुविधा नहीं थी उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोठारी आयोग रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या थी। इसमें मैंने अभी ऊपर बताया कि 23 मुख्य सिफारिश दी गई थी। अब वो कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। तो कोठारी आयोग रिपोर्ट की प्रमुख देखेंगे। पहली क्या है, पहली है 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए। तो 10 साल की जो स्कूली शिक्षा है उसको, और 2 साल की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और 3 साल की स्नातक डिग्री शिक्षा। 10 साल की स्कूली शिक्षा मतलब 10 साल की स्कूली शिक्षा का मतलब है जो आप स्कूल में अपनी पढ़ाई करते हो 1st से लेकर 10th तक, ये सारी, ठीक है। और 2 साल की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 10th और 12th आ जाती है इसके अंदर, और 3 साल की स्नातक डिग्री शिक्षा, इसमें हमारी ग्रेजुएशन आ जाती है। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है ना, इसको इन्होंने लागू किया था शिक्षा नीति को और मजबूत करने के लिए। तो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा कर दी गई थी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए इन्होंने सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर दी गई थी, और ये मुफ्त शिक्षा भी कर दी गई थी, किसी से कोई फीस वगैरह नहीं ली जाती थी। स्पेशली आप गवर्नमेंट स्कूल में देखोगे तो यही चीज़ थी। और एक समान शिक्षा प्रणाली को भी इन्होंने लागू किया था, जिससे अमीर जो गरीब है ना, सभी को बराबर शिक्षा मिल सके। गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा को उन्होंने और बढ़ावा दिया था कि स्कूल वगैरह में हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की जो सुविधाएं हैं वो हमें मिल सके। तो शिक्षा में नैतिक मूल्य और राष्ट्रीय एकता पर भी इन्होंने जोर दिया था कि शिक्षा नीति में हमें राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया, इन सब पे भी जोर दिया था। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले लड़कियों की शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। उनसे उस टाइम यही बोला जाता था कि लड़कियां 4 दीवारी के अंदर ही रह सकती हैं, उनको शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता, उन्हें शिक्षा प्राप्त करके उन्हें करना क्या है। तो इस चीज़ पर भी सरकार ने हमारे इस चीज़ पर भी ध्यान दिया था। आगे देखते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, इसको भी बढ़ावा दिया था जिससे छात्र नौकरी के लिए तैयार हो सके। शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाना, जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश भी की गई थी। तो ये हमारे 9 पॉइंट्स हो गए। इम्पॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स, जितने 9 पॉइंट्स बताए हैं सारे। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो कोठारी आयोग की जो सिफारिश की गई थी उसमें से आप कुछ सिफारिशों का मूल्यांकन कीजिए और उनके बारे में हमें बताइए। तो ये मैंने पॉइंट्स में बताती हैं, लेकिन आप पैराग्राफ बना के भी अगर लिखोगे तो आप बना सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्य विद्यालय प्रणाली का दृष्टिकोण।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सामान्य विद्यालय प्रणाली का दृष्टिकोण। तो जो कोठारी आयोग ने समान विद्यालय प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम, इसका प्रस्ताव दिया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो सभी बच्चों को ना एक जैसी और समान गुणवत्ता वाली सबको शिक्षा मिले, किसी के अंदर शिक्षा के नाम पर भेदभाव नहीं किया, जैसे कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, दोनों को समान तरीके से शिक्षा प्राप्त हो। देखो अभी जैसे मैंने बताया कि अमीर और गरीब स्कूल के अलग अलग हो, किसी गरीब जैसे गरीब का स्कूल अलग है, अमीर का स्कूल अलग है, ये सब नहीं होना चाहिए। सब दोनों के समान इक्वली होने चाहिए, दोनों के साथ इक्वली बिहेव होना चाहिए। लेकिन ये पूरी तरह से लागू नहीं हो सका था और आज भी सरकार और निजी स्कूलों में बड़ा अंतर होता है। आज भी आप देखोगे स्कूल वगैरह में तो ऐसे बच्चों को नहीं लेते हैं जिन्हें अपनी स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाते हैं। तो मोस्टली वो लोग सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेते हैं। पहले गवर्नमेंट स्कूल ऐसे होते थे कि वो बहुत बेकार होते थे, वहाँ पे पढ़ाइयाँ अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अभी आप देखोगे तो गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेटर है। आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारा जो कोठारी आयोग में उसकी क्या चुनौतियाँ आई थी, उसकी क्या आलोचनाएँ आई थी, चैलेंजेस और उसके क्रिटिसिज्म्स क्या थे। तो देख लेते हैं कि जो हालांकि इस आयोग की सिफारिशें भी बहुत अच्छी हैं। अभी मैंने सिफारिशें दिखाई हैं कि क्या क्या हमें लाभ प्राप्त हुए जैसे कोठारी आयोग से, लेकिन इनको लागू करने में ना कई चुनौतियाँ आई थी। अब वो चुनौतियाँ क्या क्या थी, अब ऐसे पूछता है कोठारी आयोग की सिफारिशों के बारे में बताइए तथा उनकी चुनौतियों के बारे में बताइए कि क्या क्या चुनौतियाँ आई थी उस टाइम उनके दौरान। पर्याप्त फीडिंग नहीं उनको मिली थी, उनका जो फीडिंग है वो नहीं मिल पाती। सरकार ने शिक्षा पे खर्च तो बढ़ाया था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हो पा रहा था, मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा था, कम पड़ रहा था उसके लिए। तो सभी स्कूलों में समान सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई थी। ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच बहुत बड़ा अंतर भी आ रहा था। तो ग्रामीण में इतनी अच्छी शिक्षा उस टाइम नहीं मिल पा रही थी शहरी शिक्षा के बराबरी में। लेकिन अभी तो दोनों में इक्वली है, बहुत अच्छी शिक्षा हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में भी। अगर आप जाकर देखोगे, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को समान शिक्षा देने में बहुत ही दिक्कत आई थी। अभी तो सब लोगों को शिक्षा का अधिकार है, सब लोग अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम में कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे उनको शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सारी दिक्कतें आई थी। तो कुछ सुझाव पूरी तरह से लागू नहीं किए गए थे, जिसकी समान विद्यालय प्रणाली। ठीक है, आगे देखते हैं कार्यान्वयन और प्रभाव, या फिर डिफरेंशिएशन में पूछ सकता है कि कोठारी आयोग में क्या क्या चुनौतियाँ आई थी और उनके कार्यान्वयन के प्रभाव कैसे थे, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आंसर एक ही पूछ रहा है, बस इसने क्वेश्चन जो बताने का तरीका है इसने वो बदल दिया है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका आंसर वही सेम रहेगा। कार्यान्वयन उसके प्रभाव देख लेते हैं। 1968 में जो हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी ना, कोठारी आयोग की सिफारिश पर आधारित बनाई गई थी। ये हमारी पहली शिक्षा नीति बनाई गई थी, कोठारी आयोग की सिफारिश पर बनाई गई थी। अब इस प्रणाली का पूरे देश में ये लागू की गई थी, इसके बारे में बता दिया क्या कि 10th तक जो है, मैं फर्स्ट से 10th तक हम क्लासेस पढ़ते हैं वो है 10th 12th आ जाती है 2+ के अंदर, और 3 के अंदर हमारी जो ग्रेजुएशन है वो आ जाती है डिग्री। जो हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी जो शिक्षा है ना उसको बढ़ावा दिया जाता है स्कूलों में। साइंस और हमारे टेक्नोलॉजी एजुकेशंस होती हैं उसको बढ़ावा दिया गया था। उसमें नई नई लाइब्रेरीज खुलवाई गई थी, उसमें ICT मतलब कंप्यूटर क्लासेस भी खुलवाई गई थी स्कूल में, कॉलेज वगैरह में। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें भी हमें सिखाई गई थी, जिससे हमारे आगे हमारी जो एजुकेशन, हमारी जो जॉब्स वगैरह हैं उसमें हमें बेनिफिट हो, हम अपने जॉब के अकॉर्डिंग इसमें फील्ड में काम कर सकें। तो शिक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी इसमें सुधार किया गया था। उन शिक्षकों के साथ मीटिंग की जाती थी, उनके एजुकेशन जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको सुधार करने में उनके साथ मीटिंग की जाती थी, बातचीत करके उनको ये सब बताया जाता था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 20 में भी कोठारी आयोग की कई सिफारिशों को की भी उनको अपनाया गया था। 1968 थी वो तो कोठारी आयोग की सिफारिश के बाद ही आई थी, लेकिन इस 1986 है और जो 2020 है इसमें भी कोठारी आयोग की सिफारिश को भी अपनाया गया था। समकालीन प्रासंगिकता क्या थी कि जो आज भी जो कोठारी आयोग की जो सिफारिश है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी नई शिक्षा नीति 2020 में समान शिक्षा पर जोर दिया गया था, जो कोठारी आयोग की सोच से मेल खाता है।
मतलब मैच करता है। तो आज भी शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की मांग की जाती है। व्यावसायिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अभी आप जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन में जो ग्रेजुएशन में जो कोर्स है, स्किल इन्हांसमेंट जो कोर्स है, उसमें कितने सारे कोर्सेज आपको दिए हैं। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, और डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फाइनेंशियल नाम का एक सब्जेक्ट है। तो हमारे जो स्किल वाले कोर्सेज होता है, इनके अकॉर्डिंग हमें एडिशनल चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिससे जो आगे हमारे फ्यूचर फील्ड है, आगे हमारे फ्यूचर में ये हमें वर्क करे। और इसका और अगर आप ड्यू सोल की साइट सर्च करोगे तो वहाँ पे जो स्किल वाले कोर्सेज हैं, उसमें भी एडिशनल कोर्स हमें सिखाए गए हैं। 6 मंथ, 5 मंथ, 2 मंथ्स जो एडिशनल कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट का कोर्स है, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है। तो एडिशनल कोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें कुछ एडिशनल वो सिखाते हैं। तो इसमें ये बताया कि व्यावसायिक और स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो जो सोल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, वो हमें सारे एडिशनल कोर्स हमें दे रही है। डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था। अब ऑनलाइन ऐसे अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्स करना है, आप जॉब करते हो, कोई कोर्स कर रहे हो, आप उसको भी रेगुलर नहीं कर सकते हो, तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं, हम उसको ऑनलाइन स्टडी करके भी कर सकते हैं। अब जैसे आप अगर 10th या 12th कर रहे हो, कोचिंग नहीं ले सकते हो, तो आप यूट्यूब वगैरह से इनसे एडिशनल इनसे ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हो। तो यही चीज़ इसमें बदलाव ले कि डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग को भी इन्होंने बढ़ावा दिया है। तो कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट है, इसने भारत की जो शिक्षा नीति है, इसकी नींव रखी थी और आज भी उसकी सिफारिशों को बहुत उपयोगी माना है। समरी देख लेते हैं। तो कोठारी आयोग ने 1964 से 66 भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने के लिए इसको बनाया गया था। इसकी सबसे बड़ी सिफारिश ये शिक्षा प्रणाली थी जो आज भी लागू है। और इस आयोग ने समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा प्रशिक्षण, साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया था, उसको ज़्यादा जोर दिया था। और कुछ सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन इसका जो प्रभाव है भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बहुत पड़ रहा था। और आधुनिक शिक्षा में सुधार भी कोठारी आयोग की सिफारिश को प्रभाव देखा जा सकता है। निष्कर्ष देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या है। कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण आधार बनाया है। इसकी सिफारिश ने ही भारत की शिक्षा प्रणाली को नया रूप दिया है। हालांकि सभी सुझाव पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए थे, और फिर भी ये आयोग शिक्षा सुधार की दिशा में एक नई मील का पत्थर साबित हुआ है। और नई शिक्षा नीति 2020 में भी कोठारी आयोग की सोच का झलक देखने को हमें मिलती है। ठीक है, हमने ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। ये इतना ही है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप पूछ सकते हैं। इस पीडीएफ और इस चैप्टर की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और पूरी वीडियो देखिएगा। पूरे चैप्टर को मैंने कवर कर दिया है। पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको इस पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। हम आपके जो कमेंट्स क्वेरीज है उनका ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। कोशिश करूँगी आप पे सारे रिप्लाई देने का। तो चलिए मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में। इसकी 4th यूनिट को इसके जो 4th चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।